अगर कोई शख्स माजी के किसी हादसे या शख्स को भुला नहीं पा रहा, दिमाग की कोई ऐसी टेक्निक कि हम उस बंदे को और उस हादसे को हमेशा के लिए भुला दें। ऐसा रिपोर्ट किसी को बनाया जा सकता है कि वो आज से पहले की सारी मेमोरी भूल जाए अपना। बहुत कोशिश करने के बावजूद नींद नहीं आती, कोई ऐसी माइंड पावर टेक्निक कि वो बिस्तर पर लेटे और सेकंडों में उसको नींद आ जाए। अपनी पावर ऑफ इंटेंशन से आहिस्ता आहिस्ता एक एक निकलने वाली रेज को क्लोज करते चले जाएं। कि वो लोग जो रात सोने से पहले एक्सरसाइज करते हैं ना, वो अक्सर ये फीडबैक देते हैं कि वो एक्सरसाइज पूरी ही नहीं कर पाते और वो सो जाते हैं। अक्सर मुझे कोई जज्बाती तौर पर ट्रिगर करता रहता है, जिसकी वजह से मुझे फ़ौरन गुस्सा आ जाता है और मैं रिएक्ट कर देती हूँ। क्या कोई ऐसी जहनी एक्सरसाइज है जो रिएक्शन देने से पहले मैं अपने दिमाग को पॉज दे दूँ? डिसोसिएशनल एक्सरसाइज के जरिए उस वाक़े को अपने अंदर से जब वो डिलीट करेगा तो गुस्से का जो एक बंदे ने पूछा है कि मेरे एक बहुत करीबी चाहने वाले ने मेरे साथ अचानक रवैया बदल दिया है, तो मैं उसके रवैये को वापस कैसे ट्रांसफॉर्म करूँ? अगर नमाज में तवज्जो ना हो, सिर्फ जिस्म हो और दिल ना हो, तो क्या जहन को अल्लाह की तरफ लाने का कोई तरीका है माइंड साइंसेज में? क्या आप जानते हैं कि माइंड साइंसेज में एक ऐसी ट्रिक होती है जिससे कोई भी इंसान अपनी तमाम परेशानियों को सेकंड्स में रिजॉल्व कर सकता है। जैसे कि एक ऐसा इंसान जो कि सोने की बहुत कोशिश करता है लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे नींद नहीं आती, तो माइंड साइंसेज में ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसको अपनाकर वो सेकंड्स में सो सकता है? एक ऐसा इंसान जो कि किसी शख्स को भुलाना चाहता है लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो इसे अपने ज़हन से नहीं निकाल सकता, तो माइंड साइंसेज में इसकी क्या ट्रिक है? अगर कोई भी इंसान आपको इमोशनली ट्रिगर करता है और आप गुस्से में फ़ौरन ही रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन माइंड साइंसेज की ये ट्रिक अपनाकर आप गुस्से को एक सेकंड में पॉज दे सकते हैं। ये तमाम ट्रिक्स हमें बताई हैं माइंड पावर आर्टिस्ट सूफिया वैसी ने। इंसान की ज़िंदगी में जो परेशानियां होती हैं, माइंड साइंसेस का उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। हमारी ऑडियंस ने अपनी कुछ परेशानियां और सिचुएशंस बताई हैं, आपने उनको सुन के बताना है कि माइंड साइंसेस में उनका सोल्यूशन क्या है। पहला सवाल है कि अगर कोई शख्स माजी के किसी हादसे या शख्स को भुला नहीं पा रहा और वो उसे याद कर करके रोज़ाना रोता रहता है और हल्कान हो जाता है, तो दिमाग की कोई ऐसी टेक्निक, एक्सरसाइज या सोल्यूशन है कि हम उस बंदे को और उस हादसे को हमेशा के लिए भुला दें? हम पहले इंसान की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हम ऐसे हम लेट्स टॉक फ्रेंकली के ये ऐसे केसेस आते हैं जहाँ कोई दो लोगों का आपस में रिलेशन बना, कुछ ऐसा रिलेशन रहा, फिर ब्रेकअप हो गया, अब वो आदत है, याद है, वो चीज़ चलती है जहन में, किसी को भुलाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि किसी को भुलाने की कोशिश करना ये एक रॉन्ग स्ट्रेटजी है। हमने किसी को भुलाने की कोशिश ही नहीं करनी। लेकिन कहते नहीं है कि नेगेटिव चीज़ों और ख्यालों और लोगों को तो हमेशा के लिए भुला देना चाहिए? मैं बताता हूँ। अब साइकोलॉजी में इसको कहते हैं रिबाउंड इफ़ेक्ट। जिस चीज़ को जितना आप भुलाने की कोशिश करें वो उतना ही याद आती है, ठीक है। अब एक और आपको मैं साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि सफ़ेद हाथी के बारे में ना सोचें तो सोचूंगी, जाहिर सी बात है, पहले सफ़ेद हाथी आएगा, इमेज बनेगा, फिर आप कहेंगे अच्छा इसको नहीं सोचना, उसी को सोचना पड़ता है पहले। तो वो लोग जो किसी खास शख्स को कहते हैं हमने इसको भुलाना है, हमने इसको भुलाना है, वो एक्चुअली उल्टा उसको याद कर रहे होते हैं। पहले उसको रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, इसको नहीं भुलाना, तो टेक्निक ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली तो बात टेक्निक गलत है, इसको रिबाउंड इफ़ेक्ट कहते हैं साइकोलॉजी में, उल्टा उतना याद आता है। और किसी को भुलाने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, हम सिर्फ उसके ओवर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करना चाहते हैं। हर इंसान यही चाहता है कि उसके ओवर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो हमारे ऊपर आए हुए हैं, उसकी याद से रिलेटेड, वो ख़त्म हो जाए। इंसान को भुलाना, मेमोरी को डिलीट करना, इट्स नॉट एडवाइजेबल, इसकी ज़रूरत भी नहीं है किसी को। पॉसिबल है वैसे डिलीट करना भी पॉसिबल है। हिप्नोसिस से तो इंसान रोबोट बन सकता है। आप हिप्नोसिस से ऐसा रोबोट किसी को बनाया जा सकता है कि वो आज से पहले की सारी मेमोरी भूल जाए अपना, लेकिन इट्स नॉट बेनिफिशियल, तो इसको ज़रूरत नहीं है करने की। डिसोसिएशन एक्सरसाइज एक हिप्नोसिस का एक बहुत पावरफुल टूल है। डिसोसिएशन ये होती है कि आप इंसानी जहन जो है हमेशा तस्वीरी शक्ल में सोचता है। आप जिस शख्स को भुलाना चाह रहे हैं, नहीं भुला पा रहे, जब आप उसके बारे में सोचेंगे आपके जहन में कोई तस्वीर बनेगी। अब आपने एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है कि अपने जहन को ढीला छोड़ना है। वो जो तस्वीर बनी है उस तस्वीर को आपने अपने आप से दूर ले जाना है, आहिस्ता आहिस्ता दूर ले जाना है। दूर ले जाके उसको छोटा होते होते देखें, ब्लर हो रही है, छोटी हो रही है, ब्लैक एंड वाइट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो हवा में डिज़ोल्व होकर तस्वीर ख़त्म हो रही है। फिर उस शख्स से किसी और याद को सोचें, एक इमेज बनेगा, उसको इसी तरीके से डिसोशिएट कर दें। जितनी यादें बनेंगी उनको ऐसे करके डिसोशिएट कर दें। और ये इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है कि ये सेकंड्स में एक्सरसाइज करने के फ़ौरन बाद इमीडिएट इंस्टेंट रिलीफ देती है आपको उन चीज़ों से। लेकिन अगर वो शख्स जिससे वो हादसा जुड़ा हुआ हर रोज़ उसके साथ सामना होता रहे, तो उसको कैसे बुलाएंगे उस हादसे को? अव्वल तो ये जब डिसोसिएशन हम करेंगे ना, तो जितनी ज़्यादा आप ये करेंगे ना, और ऐसा नहीं कि आपने एक दफ़ा की तो बस, इसको तो सीन बदल बदल के चेंज करें, फिर इसको आप कुछ दिन तक रोज़ाना करें।
जब आप किसी चीज़ को डिसोशिएट इस एक्सरसाइज से कर लेते हैं ना, तो अब वो शख्स आपके सामने भी आता है तो आपको वो टेंशन नहीं होती, अब आपके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। तो अपने आप से डिसोशिएट कर लिया आपने, यानी कि किसी से ज़्यादा अटैचमेंट होती है ना, लिंक बना होता है जो तकलीफ दे होता है, आपने उसको उलट कर लिया, डिसोशिएट कर दिया। अच्छा, उसके होने ना होने से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। जी। सेकंड इसमें हेल्प मिल सकती है हिप्नोसिस से। जैसा आपने कहा वो रोज़ शख्स सामने आता है, कोलीग है, फैमिली मेम्बर है, रोज़ सामने आता है, इसमें आप हिप्नोसिस ले सकते हैं, हिप्नोसिस की हेल्प। हिप्नोसिस अगेन अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने आप को सोच में मुखातिब करना है, अपने आप को कुछ स्क्रिप्ट दोहराना है। क्या स्क्रिप्ट होगा वो कि ये अब से फ़लाँ शख्स जब मेरे जहन में मेरे सामने आएगा कभी भी किसी काम से, तो मुझे इससे कोई इरिटेशन, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई याद ताज़ा नहीं होगी, और मैं उसको ऐसे ही एक अजनबी नॉर्मल इंसान लूँगा जैसा किसी को लिया जाता है। ये आप सेंटेंसेस दोहराएं, वर्ड चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, और ये कुछ दिन करें और बिल्कुल आप बेनियाज हो जाएंगे उस शख्स से। अमेजिंग अमेजिंग। दूसरा सवाल है कि अगर कोई शख्स बिस्तर पर लेटा रहता है, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसे नींद नहीं आती, तो कोई ऐसी माइंड पावर टेक्निक या एक्सरसाइज है कि वो बिस्तर पर लेटे और सेकंडों में उसको नींद आ जाए? जी मैं बताता हूँ। एक्सरसाइज ऐसी है, माइंड साइंसेस की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ना, वो ऐसी एक्सरसाइजेज इतनी इंसान को इंगेज करती हैं कि वो लोग जो रात सोने से पहले एक्सरसाइज करते हैं ना, वो अक्सर ये अपनी फीडबैक देते हैं कि वो एक्सरसाइज पूरी ही नहीं कर पाते और वो सो जाते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज मैंने पहले बयान की, ये भी सोने से पहले करें। अब एक दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आप इसी पहले वाली से रिलेटेड है कि हमने अपनी जहन की फ़ाइल क्लोज़ करनी। आप अपने एक इमेजिन करें, तसव्वुर करें, महसूस करें, अपने आप को ऐसे देखें, अपने जहन को जैसे वो बहुत सारी उसमें डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बहुत सी लाइट्स ऑन है उसमें, बहुत सी उसमें से रेज़ निकल रही हैं, ठीक है। अब अपनी पावर ऑफ इंटेंशन से आहिस्ता आहिस्ता एक एक निकलने वाली रेज़ को क्लोज़ करते चले जाएँ कि एक एक रेज़ आहिस्ता आहिस्ता निकलने वाली रेज़ कम हो रही हैं, उनकी इंटेंसिटी कम हो रही है, उनका नंबर कम हो रहा है, और लाइट्स आहिस्ता आहिस्ता ऑफ हो रही हैं, जहन आहिस्ता आहिस्ता बैठ रहा है, फैल रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता एक एक लाइट, एक एक निकलनी रे क्लोज़ करें। एक तो ये एक्सरसाइज बहुत कारआमद है ओवर थिंकिंग से निजात के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए। एक दूसरी एक्सरसाइज है, वो सोने के लिए इस तरह की जा सकती है कि आप अगेन इट्स अ मेडिटेशन एक्सरसाइज। आप ये तसव्वुर और महसूस करें कि आप अपनी फेवरेट जगह जो आपको पसंद है, कोई लान, कोई सरसब्ज़ लॉन, सरसब्ज़ बाग जहाँ हम जाना चाहते हैं, आप उसका तसव्वुर करें कि आप वहाँ मौजूद हैं, और वहाँ आप ये तसव्वुर महसूस करेंगे आप वहाँ, सुबह का वक्त है, आप वहाँ फ़र्श पर हल्की हल्की शबनम पड़ी है और आप नंगे पैर उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता वॉक कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने उसमें इन्वॉल्व होना है। पहली बात एसोसिएटेड व्यू में जाना है, अपने आप को पीछे से नहीं देखना वॉक करते हो, खुद आपने उसके अंदर वॉक करनी है कि आप नीचे देखें, नीचे ज़मीन है, राइट लेफ़्ट देखें। आहिस्ता आहिस्ता अपने उस पर घास पे वॉक करें, आप एक एक कदम रखते चले जाएँ, उसको महसूस करें कि ये घास से आपके पैरों को टच कर रही है, इसमें शबनम के कतरे हैं, ठंडक आ रही है, राहत आ रही है। दूसरा पाँव आगे करें, आहिस्ता आहिस्ता चलते चले जाएँ और महसूस करें कि वो राहत, ठंडक आहिस्ता आहिस्ता आपके पैरों से वो ठंडक आपके जिस्म के अंदर ट्रैवल कर रही है। थोड़ी देर इसी तरीके से एक एक स्टेप आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज करनी है, तेज़ करेंगे तो नहीं होगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता एक एक उसकी जुज़ को एंजॉय करें आप, और थोड़ी देर वॉक करें आप। फिर आप ये महसूस करें कि आपने थोड़ी देर वॉक कर लिया, अब आप थक गए हैं, अब वहाँ बैठ जाएँ उस घास पर। जब आप बैठेंगे मज़ीद रिलैक्सेशन मिलेगी आपको। जब इंसान बैठता है आलती पलती पोजीशन में तो उसको बहुत राहत मिलती है, सुकून मिलता है, लेग्स को आसानी मिलती है। फिर आप ये करें कि अब आप उसी जहाँ बैठे हैं ना, अब आप कहेंगे मैं थोड़ा सा लेट जाऊँ, आप वहीं पे लेट जाएँ और ये महसूस करेंगे वो पूरी उस ग्रास की ठंडक आपकी पूरी बैक पे जो है आपको टच कर रही है और आपको राहत दे रही है और आपको बहुत सुकून आ रहा है, आपको बहुत मज़ा आ रहा है। आप उस इमेजिनेशन की एक्सरसाइज में भी आप आंखें बंद करके उस लम्हे को एंजॉय करें और इस दौरान ही आप सो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वाओ अमेजिंग, ये तो मैं सुन के इतनी फ्रेश हो गई हूँ, रिलैक्स फील हो रहा है, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अक्सर लोग कहते हैं कि वो एक ही ख्वाब बार बार देखते हैं, जैसे कोई भाग रहा हो या कोई ऊंचाई से गिर रहा हो, और बहुत अजीब सी एक फीलिंग आती है। मैंने भी अक्सर देखा है कि जब मैं ऊंचाई से गिरती हूँ, मैं पूरी तरह नीचे नहीं गिरी होती, लेकिन ख्वाब में उठ के डर जाती हूँ। तो ऐसे डिस्टर्बिंग ख्वाबों को रोकने के लिए माइंड साइंसेज में क्या हाल है? पहले मैं आपको इसकी फ़िलासफ़ी बता दूँ। पहले तो ऐसे बहुत से ख्वाब, एक तो आपने ज़िक्र किया, इस तरह के कुछ और ख्वाब लोग देखते हैं कि वो कमरा इम्तहान में है, एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं आता उनको, तैयारी नहीं है उनकी, पसीने आ जाते हैं। या कुछ लोग देखते हैं कि वो उन्होंने कहीं जाना है, उनको गाड़ी नहीं मिल रही, गाड़ी लेट हो गई है, ट्रेन निकल गई है। ये जो इस तरह के ख्वाब है ना, इनका ये मतलब है कि आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पा रहे हैं, और आप ये जानते हैं कि आपने जो अचीव करना है ज़िंदगी में, जो आपकी मंजिल है, उस तक पहुंचने के लिए जो आपको करना है, आप बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो आपकी रियल लाइफ में हो रहा है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन आपके सबकॉन्शियस ने आपको दिखाई है। ठीक है। और जो ख्वाब दूसरा आपने जिक्र किया कि ऊंचाई से गिरना, इसका ताल्लुक
डीप लेवल या अननोन सबकॉन्शियस के फियर्स की वजह से है। फियर्स हो सकता है, इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं जो आपके उस ड्रीम में आ रही हैं कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़, कोई एस्पेक्ट ऐसा है जिसके बारे में आप कंसर्न रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं फ्यूचर में ये चीज़ ना हो। जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ या कंसर्न्स हैं, ये उस वजह से होता है। तो सबसे पहले तो आप अपने कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। ठीक। अब एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ड्रीम मैनेजमेंट। ड्रीम मैनेजमेंट में हम ऐसे करते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने ये ख्वाब देखा या किसी ने ख्वाब देखा कि वो ऊंचाई से गिर रहा है, ठीक है, वो तो एक बेख्तियार ख्वाब था ना, नींद में आया। अब आपने क्या करना है, अब आप नींद में उठ गए हैं, चाहे उस वक्त चाहे दिन के किसी वक्त जब आप इजी हैं, अपने आप को उसी ख्वाब के मंजर में ले जाएं। जिस पहाड़ पे आप थे, जिस छत पे थे, जहाँ से आप गिर रहे थे, ठीक है। ख्वाब में आप बेख्तियार थे, अब आप मेडिटेट कर रहे हैं, अब आपके पास इख्तियार है, साइकोलॉजिकल इख्तियार है। अब आपने ये क्या करना है कि वहीं से जो है ना, उसी पहाड़ के ऊपर जो है आप गिर रहे हैं, अब वापस अपने आप को संभाल लें। इट्स लाइक अ वीडियो गेम। अपने आप को खड़ा कर दें, वहाँ पे आप दौड़ना शुरू कर दें, वहाँ पे आप फ्लाई करना शुरू कर दें। हम अपने ख्वाब में कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग जो अपने आप को पहाड़ से गिरता हुआ देखते हैं, अगर वो उसी पहाड़ के ऊपर मेडिटेशन में चले जाएं और वहाँ फ्लाई करना शुरू कर दें, उस पहाड़ से भी ऊपर ज़्यादा ऊंचा फ्लाई करना शुरू कर दें और अपने आप को बताएं आई कैन फ्लाई, आई डोंट फेल, मैं गिरता नहीं हूँ अब, और आई हैव कंट्रोल ओवर दिस। वो यूँ करना शुरू कर दें तो मैं गारंटी देता हूँ ये वाला ख्वाब ख़त्म हो जाएगा, आना बंद हो जाएगा। इसी तरह कुछ लोग ख्वाब देखते हैं कि लेट से किसी के पीछे कोई ख़तरनाक जानवर लगा हुआ है, कुत्ता लगा हुआ है, स्नेक लगा हुआ है किसी के पीछे। अब ख्वाब में आप बेख्तियार थे, अब आप उसी मंजर में चले जाएं, इख्तियार में मेडिटेट करें, उसी सीन में जाएं, जो जानवर आपके पीछे लगा हुआ था ना, अब आप उसके साथ जो मर्ज़ी करें, अब उसको मारें, उसका खून कर दें, उसको डराएं, उसको भगाएं, उसको बांध दें, यानी उसको डोमिनेट कर लें अब आप अपनी मेडिटेशन के अंदर। अच्छा। अब उसको इतना मारें उसको, या आप सामने खड़े हो जाएं, उसका सामना करें। जी, सामना करें, उसको भगाएं, आप ओपनली खड़े हो जाएं। जब आप कुछ दफ़ा इस तरह करेंगे ना, तो ऐसे ख्वाब भी आपकी ज़िंदगी में आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपके पीछे लगा हुआ है, कोई आपको फॉलो कर रहा है, कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे बचपन में ना एक ख्वाब आता था और डेली आता था। मैं किसी को बता भी नहीं पाती थी कि वो ख्वाब कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी मैं नहीं बता पा रही। कुछ इस तरह का था कि मैं भाग रही हूँ और कुछ कांटों वाली चीज़ मेरे पीछे आ रही है। और मैं जब ख्वाब से उठती थी तो मैं डर जाती थी। मैं किसी को बताने की कोशिश भी करती थी तो नहीं बता पाती थी, डर लगता था। लेकिन एक दिन मैंने अपनी वालदा से उसका ज़िक्र किया, 7th क्लास में थी। उसके बाद से लेके आज तक मुझे वो ख्वाब नहीं आया। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये कि पहले तो आपको ये डर था ना कि आप किसी से ज़िक्र करेंगी तो कुछ गलत हो जाएगा। पहले तो वो डर आपने तोड़ा, अपने खौफ का बैरियर आपने तोड़ दिया, आधा काम तो वैसे ही हो गया आपका। फिर मदर या पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारी एक बड़ी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ होती हैं हमारी। जब अपनी मदर को बताया तो उन्होंने कुछ ना कुछ जवाब में भी बताया होगा। उनकी जवाब, उनकी दुआ या उनकी पावर ऑफ इंटेंशन ने वो काम किया कि बाकी आधा काम आपकी वालदा की दुआ या इंटेंशन ने कर दिया कि वो ख्वाब आना बंद हो गया। अगर कोई शख्स हर छोटी बात पर बार बार सोचता है और नींद या काम पर तवज्जो नहीं दे पाता, तो क्या माइंड साइंसेज में ओवर थिंकिंग से निपटने का कोई तरीका है? सबसे पहले इसकी फ़िलॉसफी समझ लें। हमारा जहन कंपार्टमेंट्स की सूरत में काम करता है। ऑफिस वर्क प्लेस पे गए, ऑफिस का कंपार्टमेंट ओपन हो गया, वहाँ की सोचें, वहाँ की यादें, वहाँ के काम। घर आए, ऑफिस वाला क्लोज़ हो गया, घर का ओपन हो गया। बाहर गए, सोशल लाइफ ओपन हो गई, पर्सनल लाइफ ओपन हो गया, बाकी सब क्लोज़ हो गया। ये कुदरती निज़ाम है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने बहुत ज़्यादा एंक्शियस रह के सोच विचार ओवर थिंकिंग करके हमने इतनी ओवर थिंकिंग की कि हमारी ये सारी कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है ये ब्रेक हो गई, थ्रेशोल्ड ख़त्म हो गए। अब हमारे जहन में हर वक्त हर चीज़ चल रही होती है। कोई चीज़ सामने होती है कॉन्शियस लेवल पर, बहुत सी चीज़ें पीछे सब कॉन्शियस लेवल पे चल रही होती हैं, जो असल में हमें हमारी मेमोरी लॉस भी करती हैं, हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग मुतासर होती है, कन्फ्यूजन का हम शिकार होते हैं और हम खोए से रहते हैं, किसी लम्हे को हम इंजॉय नहीं कर पाते। ये तो सच है। सोल्यूशन इसका ये है कि हम इस कंपार्टमेंटलाइजेशन को रिवोक करेंगे, रिवाइव करेंगे। एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि हम सुबह उठे, हम अपनी वर्क प्लेस पे जाने लगे, चाहे वर्क प्लेस है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ भी जाना है। अब एक लम्हे को रिलैक्स हों, टेक लगाएं, गहरे सांस लें, जहन को सोचों से खाली करें, अपने आप को मुखातिब करें सोच में, और सोच के ज़रिए अपने आप से ये कहें कि अब इस वक्त मैं अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वर्क प्लेस, ऑफिस जा रहा हूँ और अगले इतनी देर के लिए मेरा जहन सिर्फ यहाँ की चीज़ों पे फोकस करेगा, यहाँ की यादें, यहाँ की फ़ाइल सिर्फ मेरे जहन में ओपन होंगी, बाकी सब फाइल्स क्लोज़ की क्लोज़ रहेंगी। ये फ़िक्रे इसको स्क्रिप्ट कहते हैं। इसको अपनी ज़ुबान में बना लें और इसको 10-15 दफ़ा रिपीट करना है ताकि वो अच्छी तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, घुल जाए। जहनी कैफियत रिलैक्स, इजी होकर ही काम करेंगे और रिपीट करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। फिर जब अपनी वर्क प्लेस से वापस आने लगे हैं, फिर एक लम्हे को आप
सीधे होकर बैठें, टेक लगाएं, आंखें बंद करें, गहरे सांस लें, अपने आप को मुखातिब करें कि अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब मेरी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ की सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, ऑफिस का मेरा कंपार्टमेंट क्लोज़ हो जाएगा, इसकी कोई याद बीच में नहीं आएगी, कोई टेंशन परेशानी नहीं आएगी। रिपीट करें। फिर इसी तरह सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ के टाइम पे आप उसको वो कर लें। और ख़ास तौर पर रात सोने से पहले आप ये कहें कि मेरे आज की सारी एक्टिविटीज़ आज पूरी हो गई हैं, अब तमाम यादें, तमाम सोचें, तमाम फाइल्स मेरे दिमाग की क्लोज़ होने लगी हैं, और सुबह उठ के जो काम होगा उसको वो चीज़ फिर एक्टिवेट हो जाएगी, और बिला ज़रूरत कोई चीज़ एक्टिवेट नहीं होगी, कोई फ़ाइल खुद से ओपन नहीं होगी। अच्छा। ये एक्सरसाइज दिन में 3-4 दफ़ा जिस तरह मैंने बताया, और सिर्फ कुछ दिन कर लें, 1 हफ़्ता, 10 दिन, 2 हफ़्ते लगातार करें, तो आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है। आप लम्हे मौजूद में जीना सीख लेते हैं, आपको हर चीज़ की, हर काम की असल लज़्ज़त और उसकी खुशी महसूस होती है, और ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त हसीन हो जाती है। बेहतरीन सर, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आया है, जब हम ऑफिस से घर आएँ, आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, इतने मैसेजेस आते हैं काम से रिलेटेड कि आप चाह के भी, चूँकि फ़ोन तो हमारे हाथ में होता है हर सेकंड, हम चाह के भी ऑफ़िस की उन चीज़ों, यादों, कामों, कुलीग्स की बातों से अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। अब उस सिचुएशन में हम क्या करें? इसमें 2 चीज़ें आ गई। एक तो वो ऐसे लोग जिनकी घर आने के बाद भी कुछ ना कुछ ऑफिस की कमिटमेंट रहती है, कोई किसी को टास्किंग करके आए, या आपके पास टास्किंग आ रही है जिनको आपने रिस्पॉन्ड करना है, वो लोग जो जिनके पास कस्टमर सेल के लिए नंबर्स होते हैं, वो कॉल अटेंड करनी है उन्होंने तो अपना काम करना ही करना है। वो अपने आप को इस तरह प्रोग्राम कर सकते हैं कि जब कोई काम आएगा सिर्फ तो ही मेरा जहन उसके बारे में सोचेगा, पहले से नहीं सोचेगा कि मेरे कोई काम आना है, कुछ सबमिट होनी है, कोई चीज़ मैंने कोई काम एक्स्ट्रा नहीं सोचेगा। जब तक आपके पास कोई टास्किंग आ रही है सिर्फ आप तब उस पर एक्टिवेट हो रहे हैं। अब दूसरी चीज़ मैनेजमेंट में आ जाती है। मैनेजमेंट आपने इस तरह करनी है कि अगर आपके एक्स्ट्रा व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जनरल कम्युनिटी के आप मेंबर्स हैं, तो आप उसकी नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, आप उसकी जो मैसेज पॉपअप होता है उसको ऑफ़ कर दें, और आइकन्स को हटा दें। ये सब वो मैनेजमेंट है कि आपको आपका फ़ोन अननेसेसरी पॉपअप नहीं करेगा कि मैसेज आ रहा है, ये आ रहा है। आप रिलैक्स हैं, जब आपका दिल करेगा फ्री होंगे, आप खुद अपनी मर्ज़ी से फ़ोन देखेंगे और रिप्लाई करेंगे। एक व्यूअर का सवाल आया है कि काम, पढ़ाई, दुनियादारी का स्ट्रेस हम चाह के भी अपने से दूर कर ही नहीं सकते। उसने अपने बारे में बेसिकली बात की है। कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो सिर्फ 2 से 5 मिनट में ही उस स्ट्रेस को कम कर दे? स्ट्रेस तो कम हो जाएगा, लेकिन पढ़ना फिर भी पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा काम भी करना पड़ेगा। स्ट्रेस ऐसे दूर हो जाती है। एक्सरसाइज में बताता हूँ कि अब स्ट्रेस अगर आप कभी रिकॉल करें ना, हम सबको होती है, मुझे भी होती है। जब स्ट्रेस होती है तो एक ऐसी फीलिंग है जैसे ना हमारे ये माइंड, ब्रेन की बैक साइड और ये हमारी शोल्डर, नेक हमारी वो ऐसे खिंचरी होती है, जैसे इसके ऊपर कोई बर्निंग सेंसेशन है और कोई चीज़ हमें ऐसे अंदर की तरफ पिंच कर रही है, मसल स्ट्रेच हुए हुए हैं। तो अब आपने करना ये है, छोटी सी एक्सरसाइज है, वो ये है कि आपने ये समझना है या ये एज्यूम कर लेना है, इमेजिन करना है कि आपको जो स्ट्रेस हो रही है ना, उसका जो वायरस है ना, उसकी जो सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट फॉर्म है, वो आपके सर के इर्द गिर्द यहाँ आपके शोल्डर्स पे यहाँ मौजूद है। अच्छा। इन एयर, इन योर ऑरा, यहाँ पे मौजूद है। फिर आपने क्या करना है कि आपने ये इमेजिन और फील करना है कि आपके अंदर से, आपकी बॉडी से, शोल्डर से, नेक से, माइंड से ऐसे रोशनी की रेज़ निकल रही हैं बाहर, आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हैं, जो कि यहाँ जो जितना वायरस मौजूद है उसको अपने साथ ले जाके आहिस्ता आहिस्ता दूर लेके जा रही हैं। यहाँ से टॉप ऑफ द हेड से, बैक ऑफ द हेड से, नेक से, शोल्डर से। ठीक है, इसको आहिस्ता आहिस्ता दूर लेके जाना है, रेज़ अंदर से निकालनी है, उसको दूर जाता हुआ देखना है। और अगेन ये भी इंस्टेंट रिलीफ देता है, इंस्टेंट रिलीफ देता है। इसमें टोटल 2 से 5 मिनट लगेंगे? यस, 100%। एक लड़के ने पूछा है कि मैं पढ़ाई या काम करते वक्त तवज्जो नहीं दे पाता, कोई ऐसी मेंटल टेक्निक है कि बैठे बैठे मेरा फोकस जो है वो इम्प्रूव हो जाए और मैं अपने दिए हुए काम पे फोकस कर सकूं? अच्छा, ये सवाल भी बहुत लोग पूछते हैं, और मैं कहता हूँ कि पहली बात ये कि फ़ोकस बढ़ाने का, कंसंट्रेशन बढ़ाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये प्रैक्टिस से और अपनी विल पावर से बढ़ता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स पढ़ने के लिए बैठा है, पहले दिन वो बैठेगा तो 5 सेकंड बाद उसको ख्याल डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी। अब वो इरादा करे कि मैंने 5 सेकंड नहीं, मैंने कम से कम 30 सेकंड मैंने बगैर ख्याल के गुजारने हैं। वो विल अपनी इरादा करेगा और कोशिश करेगा दोबारा, तो 30 सेकंड्स वो आराम से गुजार लेगा। नेक्स्ट टाइम जब वो पढ़ने बैठे तो अब कहेगा अब मैंने कम से कम 1 मिनट बगैर ख्याल के गुजारना है। नेक्स्ट टाइम 90 सेकंड, नेक्स्ट टाइम 2 मिनट। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके, रेगुलर होने से, प्रैक्टिस होने से डिस्ट्रैक्शन से आप हटते हैं और आपका फ़ोकस बनता है। चाहे ये फ़ोकस पढ़ाई में हो, चाहे ये नमाज में हो, या चाहे मेडिटेशन एक्सरसाइजेज में हो। तो कंसंट्रेशन फ़ोकस का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो आप रेगुलरली करना शुरू करेंगे तो फ़ोकस बन जाएगा। लेकिन हिप्नोसिस के ज़रिए एक हेल्प इसमें मिल सकती है। प्रोसेस वही होगा कि जब आप पढ़ने बैठें उससे पहले
एक तो रेगुलर होना ज़रूरी है आपका, रोज़ाना पढ़ेंगे तो टेम्पो बनेगा। बिल्कुल। पढ़ने बैठने से पहले आप अगेन रिलैक्स हों, अपने आप को एड्रेस करें, सोच के ज़रिए अपने आप को मुखातिब करें कि अब मैं 1 घंटे के लिए पढ़ने लगूँ। अब इस 1 घंटे में मुझे आसपास की कोई याद नहीं आएगी, कोई चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, मेरा मोबाइल, कोई मैसेज, कोई किसी की याद मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। मैं टोटली फोकस होकर पढ़ूँगा, हर चीज़ से मेरा जहन बेनियाज रहेगा। अगर कभी मुझे कोई सोच आने लगेगी तो मुझे फ़ौरन याद आ जाएगा और मैं उससे हट जाऊँगा। ये वर्ड्स रिपीट करने से अपने आप को वो आपको हेल्प मिल जाती है कि आपका जहन फोकस रहता है उतने दोहराने के लिए जितना आपने उसमें प्रोग्राम किया, जितना आपने बोला है उसमें। अच्छा, वैसे भी इंसानी दिमाग इतना पावरफुल है कि अगर आप उसे समझा दें कि मैंने इस पे फोकस करना है, वो फोकस कर ही लेता है। जी, लेकिन हाँ, ये सबकॉन्शियस माइंड है, इसको रिपीट करके समझाना पड़ता है। चैंटिंग करनी पड़ती है। जी। चैंटिंग करने से बहुत असर होता है। जी। एक फीमेल व्यूअर का सवाल आया है कि अक्सर मुझे कोई जज्बाती तौर पर ट्रिगर करता रहता है, जिसकी वजह से मुझे फ़ौरन गुस्सा आ जाता है और मैं रिएक्ट कर देती हूँ। क्या कोई ऐसी जहनी एक्सरसाइज है जो रिएक्शन देने से पहले मैं अपने दिमाग को पॉज दे दूँ? रिएक्शन देने से पहले तो नहीं, लेकिन हम वैसे मेहनत कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं कि गुस्से के पीछे ना कोई वजूहात होती हैं। जो भी शख्स जिसके अंदर भी एंगर है, गुस्सा है, सबसे पहले वो अपनी लाइफ को बैक ट्रैक करे। अच्छा। अपनी लाइफ को बैक ट्रैक करे और ये देखे कि मेरी ज़िंदगी में गुस्सा कब से शुरू हुआ, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले। देखे कि जाके उस साल में क्या हुआ था। जब उसे पता लगे ना इस साल में मुझे गुस्सा आना शुरू हुआ था, उस साल में ज़िंदगी में क्या क्या हुआ था, क्या क्या बुरे वाक़यात हुए थे, किस बात पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आया था, होता क्या है। अगेन ये एक आदत कैसे बनती है, हमें किसी बात पे गुस्सा आया या 2-3 ऐसे वाक़यात हुए बार बार ऊपर नीचे जिन पे गुस्से वाले वाक़यात थे, हमने गुस्सा किया और गुस्से की कैफ़ियत में हमने रहे, हमने गुस्से में बातें सोची, अपने आप को प्रोग्राम किया और वो गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता आदत बन गई, हिस्सा बन गया हमारी पर्सनैलिटी का। तो सबसे पहले तो जब इंसान बैक ट्रैक करेगा ना और उस जगह पे पहुंचेगा ना, अच्छा ये वाक़या हुआ था जहाँ से मेरे अंदर गुस्सा आया था और उसके बाद गुस्सा मेरे अंदर रह गया। अच्छा। कोई ना कोई वाक़या होगा। जब इंसान उस वाक़ये तक पहुंच जाएगा ना, तो उस तक पहुंच जाना, उसको आइडेंटिफाई कर लेना ही आधा काम हो गया आपका। उसका गुस्सा यहाँ तक पहुंच जाने से ही कम हो जाएगा कि वो समझ लेगा कि अच्छा ये चीज़ थी जो वो वाक़या तो ख़त्म हो गया लेकिन गुस्सा मेरे अंदर छोड़ गया वो। अब अगेन डिसोसिएशन, वो जिस वाक़ये से गुस्सा आया था उस वाक़ये को अपने अंदर से जब वो डिलीट करेगा डिसोसिएशनल एक्सरसाइज के ज़रिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिलीट करेगा, तो गुस्से का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो भी डिलीट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मज़ीद हेल्प चाहिए तो अगेन हिप्नोसिस, कि अब से आई अंडरस्टैंड कि वो वाक़या था मेरी ज़िंदगी का ख़त्म हो गया जो मेरे अंदर गुस्सा छोड़ गया, अब मैंने अपने अंदर से गुस्सा निकालना है, अब मैं हमेशा तहम्मुल से बात करूँगा, सुनूँगा, समझूँगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं दूँगा, अब से मुझे गुस्सा नहीं आएगा। अगेन ये रिपीट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग करें और आपको गुस्सा आना ख़त्म हो जाएगा। अच्छा सर, कभी कभी सिचुएशन जैसे आपने बताया किसी के साथ हो जाती है या हादसा हो जाता है जिसकी वजह से गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हादसात होते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं, उनके अंदर ज़्यादा सब्र आ जाता है, वो पेशेंट हो जाते हैं। तो ऐसी दो पर्सनैलिटीज़ में फ़र्क क्या होता है? उसके अंदर सब्र क्यों आया होता है और उसके अंदर गुस्सा क्यों आया होता है? वो सिर्फ सब्र नहीं होता, वो उनका एक यूँ कह लें कि सोशल आइसोलेशन हो जाती है, वो ज़िंदगी से थोड़ा सा कट जाते हैं, सदमे में आ जाते हैं। जी। ऐसा नहीं होता कि वो ज़िंदगी के सब काम परफेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ गुस्से का लेवल उनका ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। उनके अंदर और भी खामियां आ जाती हैं। यानी कि ये 2 किस्म के रिस्पॉन्स हैं जो इंसान देता है। एक वाक़या हुआ कि कोई उससे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, हाइपर हो गया, एक कोई वो खामोश हो गया। दोनों के अपने अपने नुकसान आते हैं, दोनों को एड्रेस होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक व्यूअर ने पूछा है कि अगर किसी को अपने बच्चों या शरीके हयात पर बार बार गुस्सा आता है और वो बाद में पछताता है कि यार शिट मैंने गुस्सा क्यों कर दिया, उस मोमेंट पे तो कर दिया लेकिन बाद में पछताता है, तो क्या ऐसी कोई टेक्निक है माइंड साइंसेज में कि उस लम्हे पे हम अपने गुस्से पे काबू पा सकें? अच्छा, एक तो ये ऐसा होता है, अगर हम कपल रिलेशनशिप की बात करें तो एक साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है जनरलाइजेशन कहते हैं। अच्छा। जनरलाइजेशन ये होती है कि किसी चीज़ को जनरलाइज कर लेना। मिसाल के तौर पर मुझे गिलगित के 2 लोग यके बाद दीगरे मिले और दोनों बड़े अच्छे अखलाक वाले लोग थे, तो मैंने ये जनरलाइज कर लिया गिलगित के लोग बड़े अच्छे अखलाक वाले होते हैं, ये जनरलाइजेशन होगी। पठान बड़े मेहमान नवाज होते हैं। जी, ये सब जनरलाइजेशन है, ठीक है। इसी तरह जनरलाइजेशन एक पर्सनैलिटी के बारे में भी हो जाती है, ठीक है। मैंने आपसे गुफ्तगू की, आपके साथ प्रोग्राम्स किए, मैंने ये देखा कि आप बड़ा तहम्मुल मिजाजी से और बड़ी खुश गुफ्तार हैं, अच्छी गुफ्तगू करती हैं, तो मैंने ये जनरलाइज़ कर लिया कि आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, जो कि है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। इसी तरह कपल्स जनरलाइज़ कर लेते हैं। अब वापस टॉपिक पे आते हैं कि स्पाउसेस के दरमियान एक स्पाउस की 2-3 खामियाँ हैं, कोई बाकी वो बहुत अच्छा है, कोई 1-2 चीज़ें उसकी बुरी हैं। जब वो एक स्पाउस वो देखता है अपने दूसरे स्पाउस से कि वो 1-2 बुरी आदत रोज़ की रोज़ हो रही हैं, रोज़ सामने आ रही हैं। क्या हो रहा है? रोज़ सामने आने से क्या हो रहा है?
हिप्नोसिस हो रहा है, हिप्नोसिस हो रहा है, चीज़ रिपीट हो रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो रही है, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो जनरलाइज होना शुरू हो जाती है कि ये तो इंसान है ही बुरा, ये तो मेरे लायक ही नहीं है, मुझे तो ये पसंद ही नहीं है। कपल्स रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये होती है, रिलेशंस आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ डाई डाउन इसलिए करते हैं, जिसको कहते हैं रिश्ते बूढ़े हो गए हैं, वो इसलिए होते हैं जनरलाइजेशन की वजह से। तो सबसे पहले तो आप इसका सोल्यूशन है डी जनरलाइजेशन। अपने आप को ये बताएं कि मेरे शरीके हयात में बहुत सी खूबियाँ हैं, बहुत सी खामियाँ हैं, सिर्फ ये 2 आदत बुरी हैं और कुछ भी बुरा नहीं है। अपने इसके ऊपर अपनी सेल्फ काउंसलिंग करें पहले तो, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये हो गया कि वही जो 2 बुरी आदत है ना, उसके साथ वही करना है, अपने डिसोसिएशन करनी है। अच्छा, अपने शरीकी हयात को देखें, अपने पर्सनल टाइम में बैठे आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप अपने शरीकी हयात को देखेंगे वो आदत या वो काम कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, जिससे आपको इरिटेशन होती है। हमारा ज़हन तस्वीरी शक्ल में सोचता है, एक तस्वीर बनेगी, उस तस्वीर को डिसोशिएट कर दें, फिर एक नई तस्वीर बनाएं, डिसोशिएट कर दें, फिर कोई नई इमेज देखें। जितनी ऐसी आदत हैं जो पिक्चर जहन में रह जाती हैं, उनको सामने लाएं, उनको डिसोशिएट कर दें। होगा क्या, आइंदा आपका शरीके हयात वैसे ही हरकतें करेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा, खुद ब खुद 100%। अमेजिंग। एक बंदे ने बड़ा अजीब सा सवाल किया है कि कभी कभार कोई उन्हें इतना गुस्सा दिलाता है कि उनका दिल करता है कि वो या तो उसे मार दें या कुछ तोड़ दें। अब ऐसे शदीद जज्बात को जहन कैसे संभाल सकता है? ठीक है, ये तो गुस्से की एक्सट्रीम कंडीशन हो गई। सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है कि जिसकी इवन गुफ्तगू सुनना भी जो है ना वो पसंद नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बात ही ना करे। अगेन जनरलाइजेशन, वो पूरा इंसान बुरा नहीं है। आपके साथ कोई उसकी 2-3 गुफ्तगू, 2-3 बातचीत ऐसी हुई ऊपर नीचे कि वो जनरलाइजेशन होगी, आपके अंदर प्रोग्रामिंग हो गई। हालांकि दूसरे लोगों से पूछें तो उसकी तारीफ़ भी करते होंगे, सिर्फ आपको इंसान जहर लगता है। तो अगेन अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो करें, अवॉइड नहीं कर सकते तो डिसोशिएट कर दें उसकी हर बुरी आदत को, वो इंसान आपका दोस्त बन जाएगा। एक बंदे ने एक सिचुएशन दी है कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम कोई अच्छा काम शुरू करने लगते हैं, मसलन नमाज की पाबंदी का सोचते हैं या नया बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचते हैं या किताब लिखना शुरू करते हैं, तो फ़ौरन सुस्ती या नींद आ जाती है, बेदिली आ जाती है। तो माइंड साइंसेस में इसकी क्या टेक्निक है कि हम अपने फोकस को इम्प्रूव कर सकें और अपना जो काम है उसको कंटिन्यू कर सकें? अच्छा, माइंड साइंसेस में एक तो अपनी एनर्जी या मोटिवेशन लेवल को बरकरार रखने के लिए अगेन हिप्नोसिस हो गया, बेस्ट है। रात सोने से पहले अगर हम अपने आप को प्रोग्राम करें ना कि मैंने फॉर एग्जांपल कोई इंसान ज़िंदगी में कुछ बड़े बड़े काम करना चाहता है, आप रात सोने से पहले अपने उन फ्यूचर के कामों की प्लानिंग करें, अपने आप को विजुलाइज़ करें वो काम होते हुए, वो देखते हुए, अपने आप करते हुए, फिर उसकी प्लानिंग करें कि आपने क्या क्या स्टेप लेके वहाँ पहुँचना है और क्या क्या अपने काम करने हैं, और इरादे करें, स्ट्रॉन्ग इरादा करें कि आपने ये काम करने हैं, रिपीट करें। जब आप रेपिटेशन रात सोने से पहले करते हैं ना, अल्फा स्टेट होती है, तो आपका अगला दिन इतना एनर्जेटिक और इतना मोटिवेटेड गुजरता है कि आपको सुस्ती, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होती। और अगर आप रोज़ या कुछ दिन ऐसा करें तो आप एक ज़बरदस्त फॉर्म में आ जाएंगे, स्पीड में आ जाएंगे वो अपने सब काम करने के लिए। अब दूसरी तरफ एक नॉर्मल बात भी हुई, ये माइंड साइंसेस की बात हो गई। ये सवाल ऐसे भी लोग करते हैं कि जब भी हम कोई अच्छा बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं तो कोई बैरियर्स आ जाते हैं रास्ते में, कोई रुकावट आ जाती है, कोई ऐसी और नई आफत आ जाती है कि हम वो काम ही नहीं कर पाते। ये सबके साथ होता है। मैं इसे कहता हूँ ज़िंदगी के इम्तहानात। ये ज़िंदगी आपको टेस्ट करती है, ये टेस्टिंग बैरियर्स होते हैं। हम सब के साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। जब हम कोई अच्छा काम करने लगे, कोई ना कोई बैरियर आ गया, नमाज़ पढ़ने की सोचते हैं तो सुस्ती आ जाती है जी। ये तो छोटी बात है, मैं बड़े कामों की बात, बैरियर्स आ गए, ठीक है। अब अगर तो मैं उन बैरियर्स के सामने सरेंडर करता चला जाऊं कि ओके जनाब बैरियर्स आ गए, अब मैं ये काम छोड़ दिया, फिर शुरू किया, इरादा किया, फिर कुछ हो गया, छोड़ दिया, तो ये बैरियर्स सारी ज़िंदगी आपके सामने आते रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन एक दफ़ा आप ये टेस्ट पास कर लें। टेस्ट कैसे पास करना है कि आपने कोई प्लान किया, कुछ रुकावटें आगे पीछे के काम आना शुरू हो गए, आपने सेक्रीफाइस किया, आपने हिम्मत की, आपने डिटर्मिनेशन रखी, और वो छोटे छोटे बैरियर्स क्रॉस करके जो भी उसमें आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े आप करके अपने प्लान के ऊपर चलें। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा पैसे करें, ऐसे बैरियर आपकी ज़िंदगी भर आपके सामने आना बंद हो जाएंगे। अच्छा, ये लाइफ की टेस्टिंग होती है। मतलब एक दफ़ा ज़रूर अटेम्प्ट करें उन बैरियर को पार करने की। अटेम्प्ट नहीं करें, उसको क्रॉस करें, बैरियर्स को क्रॉस करें। आप कहीं जो भी चैलेंजेस मेरे सामने आए हैं, मैंने अपना प्लान पूरा करना है, और ज़ाहिर है उसमें आपको कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। 2-3 दफ़ा आप ऐसे करें, ये बैरियर सारी ज़िंदगी आपके सामने आना बंद हो जाएंगे।
सर ब्लड प्रेशर की बीमारी आजकल बहुत आम हो चुकी है, दवाइयाँ लेने के बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं होती, तो माइंड साइंसेज में इसको रोकने की या फिर मैनेज करने की कोई टेक्निक है? जी, सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर का ताल्लुक हमारे माइंड से होता है। हमने अभी तक जितनी माइंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज ट्राई की हैं ना, डिस्कस की हैं अभी हमने, वो सब अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। फिर एक ख़ास एक्सरसाइज है जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा। एक तो हिप्नोसिस से कंट्रोल किया जा सकता है। हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने, हमने उनको बताया, उन्होंने किए हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, उन्होंने हिप्नोसिस के ज़रिए अपने जहन को टारगेट दिया कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना रहेगा, इतना रहे, और एग्जैक्टली सेम रीडिंग आती थी वो जितने प्रोग्राम किया जाता था। एक तो हिप्नोसिस इतनी ज़बरदस्त, इतनी बड़ी चीज़ है। अमेजिंग। एक दूसरी माइंड एक्सरसाइज है कि ब्लड प्रेशर रेज होने की फ़िलॉसफी ये है कि हमारी जो आर्टरीज़ होती है ना, जो ब्लड ले के जाती हैं हार्ट से सर्कुलेट करती हैं, जी, मदद करती वो हैं। आर्टरीज़ हमारी स्क्वीज़ हो जाती हैं, अच्छा। सिकुड़ जाती हैं, जिसमें से ब्लड को गुजरने में फिर प्रेशर लगता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। ये ब्लड प्रेशर की मेडिकल टर्म की एक्सप्लेनेशन है, फ़िलॉसफी है। अब हमने करना ये है, एक्सरसाइज ये है कि आपने माइंड और बॉडी रिलैक्सेशन इस तरीके से करनी है कि पहले आप इजी होकर बैठ जाएं, लेट जाएं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, माइंड को रिलैक्स करें, ख़याल को, जहन को ख़याल से खाली करें, ब्रीदिंग, थोड़ी सी ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करें। उसके बाद आप ये करें कि अपने जहन को, हमारा जहन ना अक्सर खिंचा हुआ होता है टेंशन्स की वजह से। आपने कभी नोट किया है जब स्ट्रेस होती है तो ऐसे लगता है जैसे हमारे जहन ने पूरी बॉडी को खींच लिया है। ब्लड प्रेशर के साथ भी ऐसे ही होता है। अब इसी एक्सरसाइज को हमने वापस करना है। आप ये इमेजिन और फील करें कि आपका ब्रेन ऐसे स्क्वीज़ हुआ हुआ है और आप अपने इरादे की ताकत से उसको एकदम ढीला छोड़ रहे हैं। अच्छा। फिर उसको ढीला छोड़ रहे हैं, ढीला छोड़ रहे हैं। 2-3 दफ़ा इस तरह करें जब आपको ब्रेन रिलैक्स हो जाए। फिर आप करें, ये ब्रेन को इस नीयत से ढीला छोड़ें कि जैसे ही मैं ब्रेन को अपने ढीला छोड़ूंगा, मेरी जो आर्टरीज़ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, सारी की सारी वो रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा। इसको रिपीट करें, अपने जहन को फिर इस नीयत से ढीला छोड़ें कि इसके साथ ही कनेक्टेड मेरी सारी नर्वस सिस्टम, सारी मेरी आर्टरीज़ एकदम रिलैक्स हो जाएंगी। रिलैक्स हो जाएंगी, वो जो स्क्वीज़ हुई हुई हैं वो वापस आ जाएंगी, नर्वस सिस्टम स्क्वीज़ हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी के ऑर्गन्स, हार्ट, आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है कि इससे बहुत से लोगों ने अपनी मेडिकल बीमारियां, तकालीफ का जो है वो उसमें सक्सेस रिपोर्ट की है कि हमने इस तरीके से किया है। ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर पे फोकस किस पे करना है? अपनी आर्टरीज़ और वेन्स। आर्टरीज़ जो ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स जो वापस हार्ट में ब्लड लेकर आती हैं। हार्ट, ब्रेन को इस नीयत से ढीला छोड़ना है कि आर्टरीज़ और ब्रेन्स आपकी रिलैक्स हो रही हैं और वो वापस फैल रही हैं और उनमें जगह बन रही है। तो ब्लड सर्कुलेट खुद ब खुद होगा, ब्लड सर्कुलेशन आसान हो रही है। उस ब्लड सर्कुलेशन को आसान होता हुआ देखें। एक्सरसाइज ये रिपीट करें, कुछ दिन में आपका ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिसिन भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। सर एक बंदे ने सवाल किया है कि मेरी बिला वजह ही दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हाथ में पसीना आना शुरू हो जाता है और मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करने लग जाता हूँ, तो ऐसी कोई मश्क है जिससे मैं मिनटों में नॉर्मल हालत में वापस आ जाऊँ? ये ना लाइकली एनजाइटी के सिम्टम्स में होता है। एनजाइटी थोड़ी सी जब बढ़ती है, जिसको पैनिक अटैक्स वाली सिम्टम्स कहते हैं ना, ये वो वाले सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। तो पहले तो अगेन आप अपनी लाइफ को बैक ट्रैक करें। आप देखें कि आपकी लाइफ में क्या हुआ था, कहाँ से कोई ऐसा प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है। लेट्स से कोई ना कोई वाक़या हुआ था, कोई खौफ वाला वाक़या हुआ था, आप खौफज़दा हो गए थे किसी चीज़ से, या इनसिक्योरिटीज़, फियर ज़्यादा हो गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर परमानेंट हो गए हैं, रह गए हैं, आदत बन गई है। और अब आप छोटी सी कोई बात होती है तो एकदम आपका दिल धड़कना, पसीना आना शुरू हो जाता है। कोई छोटी सी कोई बात कर दे तो ये इस वजह से होता है। तो पहले तो इसको बैक ट्रैक करें, कहाँ से शुरू हुआ था, आइडेंटिफाई करें, अपनी सेल्फ काउंसलिंग करें कि अच्छा वो वाक़या हुआ था जिससे मेरा ये स्टार्ट हुआ था, अब वो वाक़या ख़त्म हो चुका है, ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ वेल थेरेपी करें, अपने आप को बताएं ऑल इज़ वेल, वो ख़त्म हो चुका है काम, अब मुझे रिलैक्स रहना है। ये तो सेल्फ काउंसलिंग हो गई। फिर उसके बाद ये जो अभी हमने जो एक्सरसाइज डिस्कस की है ना, ब्लड प्रेशर वाली, वही एक्सरसाइज यहाँ काम करेगी। ये क्या होता है, इसको कहते हैं फ़ाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी का। जब हम कोई ख़तरे वाली चीज़ देखते हैं, खुदा ना खास्ता यहाँ कोई ख़तरनाक जानवर आ जाए, तो एकदम मेरी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगी, हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। क्या होता है, इसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारा एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमें तैयार कराता है किसी चीज़ से लड़ने के लिए। हमारे एंजाइम्स, हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हम फ़ाइट के लिए तैयार हो गए। ठीक है। अब होता क्या है, जो लोग इस पैनिक सिचुएशन में आते हैं ना, अब जब ये सिचुएशन, डर वाली कैफियत या वो सीन ख़त्म हो गया है ना, अब एक दूसरा सिस्टम हमारे अंदर काम करता है जिसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका काम होता है हमारी बॉडी को वापस नॉर्मल पोजीशन पर लेके जाना।
अच्छा। एंजाइम्स हार्मोन्स का अखराज कम करना, हार्ट बीट को नॉर्मलाइज करना, ब्लड फ्लो सब कुछ नॉर्मल करना, ये इसका काम है। ये कुदरती निज़ाम है। ख़तरे के वक्त ये एक्टिव हो जाता है, ख़तरा ख़त्म हो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें कूल डाउन कर देता है। अब वो किसी न किसी वजह से किसी के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने उसको वो काम करना छोड़ दिया, या इतना ज़्यादा उसने खौफ को अपने ऊपर तारी किया कि वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अब काम ही नहीं कर रहा, वो चीज़ें वापस कूल डाउन ही नहीं कर रहा। तो अब आप इसी माइंड एक्सरसाइज जो ब्लड प्रेशर के लिए हमने यूज़ की थी, उसी के ज़रिए अब ये करेंगे, आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको आप देख लें किस तरह का होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, बॉडी में कैसे काम करता है। आप गूगल पे सर्च कर लें कि आपके ब्रेन के थ्रू आप ब्रेन को रिलैक्स कर रहे हैं और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो अपने एक्शन में आ रहा है, नॉर्मलाइज हो रहा है, मेरे बॉडी को रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर रहा है, मेरी हार्ट बीट को नॉर्मल कर रहा है, मेरी स्वेटिंग ख़त्म कर रहा है, मेरी ब्रीदिंग नॉर्मल कर रहा है। ये एक्सरसाइज कुछ दिन करें तो ये आपके पैनिक अटैक्स भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अमेजिंग, क्या बात है। अच्छा, आपने एंजाइटी की बात की, अब हम डिप्रेशन पे आ जाते हैं। डिप्रेशन तो आजकल हर बंदे को ही है, जिससे भी बात कर ले वो यही कहता है कि मुझे डिप्रेशन है। अब माइंड साइंसेज में इसकी क्या ट्रिक्स हैं कि हम डिप्रेशन को भी कंट्रोल कर सकें? इसमें माइंड साइंस की एक्सरसाइज नहीं है, ट्रिक नहीं है, एक अप्रोच है। अच्छा। वो ये है कि पहले डिप्रेशन की फ़िलॉसफी समझ लें। डिप्रेशन की सादा ज़ुबान में अगर डेफिनेशन तारीफ़ करें तो प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ सैडनेस, मायूसी की कैफियत अगर तूल इख्तियार कर दे तो उसको डिप्रेशन कह सकते हैं। डिप्रेशन, जितने लोग डिप्रेशन के साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या क्या नाकामियाँ, महरूमियाँ हैं जिनकी वजह से आप इस हालत में, कि आप मायूस ही हो गए हैं ज़िंदगी से, तो वो 2-3 से ज़्यादा फेलियर्स नहीं बता पाते। और ये 2-3 फेलियर्स तो हर एक की ज़िंदगी में होते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी, आपकी ज़िंदगी में भी चैलेंजेस होंगे। होता क्या है, इंसान की ज़िंदगी में सीक्वेंस में या ऊपर नीचे 2-3 फेलियर्स आए और इंसान उसको क्या करता है, उन फेलियर्स को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, रीथिंक करता है बार बार। इतना उनको ओवर थिंक और रीथिंक करता है कि उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग हो जाती है कि मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैंने सैड रहना है, उदास रहना है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। और ये डिप्रेशन के जो लोग होते हैं ना, उनमें एक कॉमन बात होती है, आप अपने आसपास नोट करें कि वो रात सोने से पहले नेगेटिव सोचते हैं, रात सोने से पहले अपने माजी को सोचते हैं, अपने फेलियर्स के बारे में सोचते हैं कि हमारे ये काम ठीक क्यों नहीं हुए, हम ऐसी हालत में क्यों हैं। तो ये जो रात सोने से पहले का टाइम है ना, ये अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड होता है। इसमें जो सोचें प्रोग्राम हो जाता है, हमारी ज़िंदगी सारी वैसी बना देता है। एक रात सोने से पहले, एक सुबह उठने के फ़ौरन बाद, एक दिन में जब हम ईजी होते हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं। ये 3 कुदरती टाइम है अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड। और जितने लोग डिप्रेशन वाले होते हैं वो सारे इन 3 टाइम में नेगेटिव सोच रहे होते हैं। उनकी प्रोग्रामिंग के ऊपर प्रोग्रामिंग हो रही होती है डिप्रेशन की। डिप्रेशन वाले लोग, डिप्रेशन से निकलने का सिंपल फार्मूला ये है कि इन 3 टाइम में आप नेगेटिव सोचना छोड़ दें, उसकी जगह अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करें, पॉजिटिव सोचें। कुछ दिन में ही आपका डिप्रेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। विद इन अ वीक आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। इन 3 टाइमिंग में अपने पास्ट को और अपने नेगेटिव को, फेलियर्स को सोचना छोड़ दें। सर, एक बंदी ने पूछा है कि मेरे एक बहुत करीबी चाहने वाले ने मेरे साथ अपना अचानक रवैया बदल दिया है, तो मैं उसके रवैये को वापस कैसे ट्रांसफॉर्म करूं अपने लिए? ठीक है, ऐसा रिलेशंस में भी अक्सर होता है, कपल रिलेशंस में भी होता है, किसी का रवैया अचानक बदल जाता है। पहली तो बात ये अंडरस्टैंड करें, उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं। वो एक शेर है कि हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश परसों। कुछ पीछे चल रहा होता है जो हमारे रवैये तब्दील करता है। ये हम सब के भी रवैये लाइफ में अक्सर अचानक तब्दील होते हैं, जो हमारे आसपास रहने वाले ऑब्ज़र्व करते होंगे। हाँ जी। ठीक है, अब किसी का रवैया तब्दील हो गया है, हम बात करते हैं कपल रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। एक स्पाउस ने अपने दूसरे स्पाउस का वो रवैया ठीक करना है। इसके लिए एक माइंड एक्सरसाइज है, इसको हीलिंग मैं कहता हूँ, हीलिंग तरीक़ाकार, हीलिंग मेथड, रिलेशनशिप हीलिंग का बहुत आसान तरीका है। वो तरीका ये है कि जिस शख्स का रवैया अचानक बदल गया है, आपने करना ये है, एक आपने हीलिंग करनी है। हीलिंग का तरीका बताने लगा हूँ। हीलिंग का तरीका ये है, ये जितने फासले पे हम बैठे हैं, आपने जिसकी हीलिंग करनी है, आप रिलैक्स करें, मेडिटेट करें, पोजीशन लें, चाहे लेट जाएं, बैठ जाएं, तसव्वुर करें कि वो शख्स आपसे इतने फासले के पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब आप ये करें अगेन एक्सरसाइज कि ये 2 तरीक़ों से हो सकती है। आपने क्या करना है, हम ये सब जिसको हम अपनी ज़ुबान में दम करना कहते हैं तरीका, हम उसी ज़ुबान में इसको समझाता हूँ, आसान होगा सबके लिए। ठीक है। कि आप कोई सा कलाम पाक जो आपको पसंद है पढ़ना, दुरूद शरीफ है, कलमा है, कोई कलाम पाक है, वो आप पढ़ें। वो आप 1 दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा पढ़ें, और उस शख्स के ऊपर सामने इस तरह आपने उसको ब्लो करना है, फूंकना है कि आपने उसके चेहरे पर नहीं फूंकना, आपने उसको ऐसे फूंकना है। ये अब अगेन ये एक्सरसाइज है, मेडिटेशन एक्सरसाइज। आप उसको इस तरीके से वो उसको ब्लो करें कि आप देखेंगे जो आप उसको फूंक मार रहे हैं वो उसके सामने फेस से अंदर से होती हुई, दिमाग के अंदर से होती दूसरी तरफ से बाहर निकल रही है।
पहली दफ़ा ये करना बड़ा मुश्किल होगा, आपको लगेगा फेस तक जा रही है, आगे जा ही नहीं रही। अच्छा। फिर आप ट्राई करें, फिर ट्राई करें, थोड़ी सी आपको लगेगा अंदर जा रही है, फिर आपको लगेगा थोड़ी सी अंदर तक गई है। आहिस्ता आहिस्ता आप ये कर पाएंगे कि दूसरी तरफ से निकल जाएगी। अब ये एक मेडिटेशन स्टार्ट होगी, रियल मेडिटेशन। उसके जहन के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस है ना, वो आपकी इस ब्लो को अंदर जाने से रोक रही हैं। तो इस तरीके से आपने थोड़ी देर करते करते उसके पूरे माइंड को क्लींस कर देना है। आप ब्लो करें, दूसरी तरफ से ब्लो निकल जाए। फिर आपने इसी तरह उसके चेस्ट को ये काम करना है, चेस्ट की क्लींजिंग करनी है, ब्लो करना है, सामने से और पीछे से उसको निकलता हुआ देखना है। तो जो लोग ये करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, उनको पता चलना शुरू हो जाता है कि कल इसका जहन ऐसा था, आज ऐसा है, कल कम डिस्टर्ब था, आज कैसे पता चल जाता है कि अगले दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, दिमाग में क्या चल रहा है ये नहीं पता चलेगा। आपको वो करते हुए ना, ये हीलिंग करते हुए जो आपका डिफ़िकल्टी लेवल या जो विजुअलाइजेशन होगी वो आपको बताएगी कि आज बेहतरी हो रही है, आज और ज़्यादा बेहतरी हो रही है, आज क्लीन हो गया है। अच्छा। ये तरीका इतना इफेक्टिव है कि इससे लोगों के रवैये भी ठीक होते हैं और लोगों की गलत आदत भी ठीक हो जाती हैं और इंसान बिल्कुल एक फॉर्मेट होकर फ्रेश हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है और एक ऑडियंस का भी हमें सवाल आया है कि जब हम किसी फंक्शन पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी घर में किसी की शादी हो, हम उसको अटेंड करते हैं, सारी रात जागे होते हैं, कज़न्स के साथ गपशप चल रही है, लेकिन सुबह एग्ज़ाम है। अब उस एग्ज़ाम की तैयारी तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन चूँकि सारी रात जागे हुए हैं तो माइंड भी फ्रेश नहीं है, नींद भी आ रही है। अब एग्ज़ाम में बैठे बैठे हम अपने माइंड को कैसे फ्रेश कर सकते हैं? अच्छा, इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम सब कॉन्शियस माइंड के साथ ना डील कर लें, इसको डील करना कहते हैं। अच्छा। हम उसे डील कर लें। ठीक है। हम उसे डील ये करें, ये डील हिप्नोसिस की तरह होगी। आप रिलैक्स होंगे, टेक लगाएं, अपने आप को मुखातिब करें सोच के ज़रिए, अपने आप से कहें कि मेरी ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है आज, मैं आई नो कि मैं सो नहीं सका, आराम की ज़रूरत थी बॉडी को, माइंड को, मैं नहीं सो सका, बट ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके अंदर इस सारे आज के दिन में इस एक्टिविटी तक फ्रेश रहना है, मैंने चौकन्ने रहना है, एनर्जेटिक रहना है, मेरा जहन काम करेगा, फुली बॉडी एक्टिव रहेगी, एनर्जेटिक रहना है मैंने। और ये एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट डे या शाम को या इवनिंग में मैं भरपूर नींद लूँगा। ये आप डील कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ। अच्छा। ठीक है, तो ये अगेन हिप्नोसिस करना है, आपने रिपीट करके बार बार अपने आप को ही कहना है कि अब मेरा जहन बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, पूरा दिन एक्टिव रहेगा, फ्रेश रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा और 100% आप रिपोर्ट की तरह एनर्जेटिक और एक्टिव रहेंगे। लेकिन जो डील किया आपने पूरी करनी है कि अगले दिन आपने फारिग होकर अपनी नींद भरपूर नींद लेनी है, रेस्ट करना है। अच्छा, ऐसा करना भी है? अगर आप डील को पूरी नहीं करेंगे तो फिर वो आइंदा आपकी बात मानना छोड़ देगा। लेकिन बात ऐसी है कि अगर हम सो के अच्छे टाइम पे सो के पूरे 8 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं, तब भी तो माइंड फ्रेश ऑटोमेटिकली रहेगा। लेकिन ये तो हम कैसी वो नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ कि रात आप सो नहीं सके, आप अपने आप को हिप्नोसिस कर लें सुबह उस एक्टिविटी से पहले, और आप अपने आप के साथ डील ये कर रहे हैं कि वो एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट डे आप नींद पूरी करेंगे। ये डील कर रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है। तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 100%। एग्जाम में भी आप फ्रेश रहेंगे। हिप्नोसिस, आप थोड़ी देर अपने आप को कहेंगे मैंने फ्रेश रहना है। आपने ऐसे लोग देखे हैं जिनको नींद ही नहीं आती, कई दिन या कई लोग महीने सालों में नहीं सोते। ऐसे ही है। ये इनसिक्योरिटीज़ की वजह से होता है। अच्छा, कैसी इनसिक्योरिटी? उनके अंदर खौफ होता है, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि हमने हर वक्त अलर्ट रहना है, कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। उनका जहन, उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हर वक्त एक्टिव हो जाता है कि हमने अलर्ट रहना है, कुछ बुरा ना हो जाए, कोई हमारे बारे में बात ना कर दे, कुछ गलत ना हो जाए। वो इतना उसको रीप्रोग्राम करते हैं कि उनका जहन सो भी नहीं पाता, उस वक्त भी वो अलर्ट रहता है। अच्छा, ये तो हो गई इनसिक्योरिटीज़ के कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन मेरी एक जानने वाली हैं, उनके शौहर की जब डेथ हुई और वो बेवा हुई, उस दिन से लेके आज तक उनको दवाई के बगैर नींद नहीं आती। जिस दिन दवाई ना हो वो सो नहीं पाती। अब उनको क्या इनसिक्योरिटी है? ये तो डिफरेंट केस है ना। उनको सदमा है, जिसको PTSD कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उनको क्या करना पड़ेगा, अगेन एक तो उस सदमे को, वो जो वाक़या था उसको डिसोशिएट करना पड़ेगा, और जितनी हमने एक्सरसाइजेज माइंड रिलैक्सेशन की डिस्कस की हैं वो एक्सरसाइजेज करना शुरू कर दें। रात सोने से पहले स्लीपिंग वाली एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता उनका जहन सोने की आदी हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर की एडवाइस है फिर वो अपनी मेडिसिन टेपर ऑफ करके कम करके ख़त्म कर दें। ठीक हो गया। सर, एक व्यूअर का सवाल है कि अगर नमाज में तवज्जो ना हो, सिर्फ जिस्म हो और दिल ना हो, तो क्या जहन को अल्लाह की तरफ लाने का कोई तरीका है माइंड साइंसेज में? जी, सबसे पहले तो ये समझ लें कि हमारी नमाज़ें ऐसी क्यों हैं। अल्लाह ताला हमारी नमाज़ें अच्छी करे। अगेन हमारा माइंड ओवर इंगेज्ड है, हर वक्त हर चीज़ सोच रहा होता है, पहले के काम जो आगे आने हैं वो सब सोच रहा होता है। इसीलिए हमारी पढ़ाई, जॉब, हमारी कुकिंग, किसी काम में हमारी फुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सेम नमाज में भी नहीं होती। तो पहले तो आप ये एक्सरसाइजेज जो हमने कवर की हैं, जो एक्सरसाइजेज करना शुरू कर दी, उसकी नमाज़ वैसे ही अच्छी हो जाएगी। फिर नमाज से पहले स्पेशली ये करें कि आप नमाज से बिल्कुल थोड़ी देर पहले, जब आप नमाज़ पे खड़े होने लगें, जाए नमाज़ पे या बैठ के पढ़ते हैं, अब वहाँ पे छोटा सा हिप्नोसिस करें, अपने आप को बताएं कि मैं 5-10 मिनट के लिए नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, अल्लाह से मुखातिब होने लगा हूँ, और अब इस ज़ाहिरी ज़िंदगी की कोई याद मेरे जहन में नहीं आएगी। मैं टोटली थोड़ी देर के लिए डिसोसिएट हो रहा हूँ, इस
दुनिया की इस चीज़ की हर याद से, हर फ़िक्र से, हर गम से रिपीट करें थोड़ी देर अपने आप को पेशेंसली, आहिस्ता आहिस्ता, और उसके बाद नमाज़ शुरू करें तो आपकी नमाज़ बहुत अच्छी हो जाए। मतलब सिर्फ बैठे बैठे ही हमने अपने आप को हिप्नोटाइज करना है जी। अच्छा, लोग तो हिप्नोटाइज को गलत वर्ड समझते हैं। ये वो मिथ्स है हिप्नोटिज्म के बारे में। ये देखें, हमने जितनी बातें सारी की हैं आज, ये सारी हिप्नोसिस है सारा कुछ। हम अपने आप को हिप्नोसिस कर रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी बदल रही है, हमारी आदतें बदल रही हैं, पर्सनैलिटी बदल रही है, इसमें तो कुछ रॉन्ग नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल आया है व्यूअर की तरफ से कि क्या कोई ज़हनी तौर पर कोई ख़ास ऐसी कैफियत होती है जिसमें की गई दुआ की कबूलियत और ज़्यादा बढ़ जाती है? अच्छा, मैंने दुआओं की कबूलियत की जो ये राज है ना, मैंने हिप्नोसिस से सीखा। अच्छा। हिप्नोसिस का प्रिंसिपल क्या है? अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करनी है और रिपीट करना है कि वो आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाए। ठीक है, अब यही चीज़ अगर हम दुआ में करें ना, हम दुआ जल्दी जल्दी में कर रहे होते हैं, नमाज़ें भी बगैर तवज्जो के पढ़ते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी दुआ की, एक दफ़ा फ़िक्रा बोला और बस हम चले गए आगे। तो ऐसी दुआ तो कबूल ही नहीं होती। ऐसी दुआ कबूल नहीं होगी। पहली तो बात तवज्जो, आपका एहतमाम, आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। दूसरा, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करें, जहन को रिलैक्स करें, जिस्म को रिलैक्स करें, थोड़ी सी माइंड एक्सरसाइज करें, सोच को, जहन को सोचों से खाली करें, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लोअर करें, कूल डाउन हो, फिर आप दुआ करें अल्लाह को मुखातिब करके अल्लाह को, जैसे अल्लाह से आप बराह रास्त कलाम कर रहे हैं, और जो एक दुआ आप कर रहे हैं ना उसको आप रिपीट करें थोड़े से वर्ड्स के साथ, अल्फाज चेंज करके, इतनी रिपीट, जिस तरह हिप्नोसिस में प्रोग्रामिंग होती है ना, उस तरह आप रिपीटिशन करें कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से अंदर से होकर दुआ निकले। वो जो कहते हैं ना, दिल से जो दुआ निकलती है असर रखती है। साइंस की ज़ुबान में मैं उसे जो कहूँगा, जो लाशऊर से जो दुआ निकलती है, सबकॉन्शियस माइंड से जो निकलती है ना, उसकी कबूलियत के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड और रिपीट करके दुआ करेंगे तो दुआ करते हुए भी आपको महसूस होगा कि आपकी दुआ पहुँच गई है ऊपर अर्श तक। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है ना कि तहज्जुद की नमाज़ जब आप पढ़ें तो उससे चंद देर पहले सोएं ताकि आप अल्फ़ा स्टेट में हो। जी, अगर आप देखें हमारे रिलीजन ने जो हमें दुआओं की कबूलियत के टाइम औकात बताए हैं, वो सारे के सारे वो हैं जब अल्फ़ा स्टेट होती है। तहज्जुद के वक्त या फ़र्ज़ नमाज के बाद, अगर नमाज एहतमाम से तवज्जो से पढ़ी है तो नमाज के वक्त दिल नरम होते हैं, पुरसकून कैफियत में होते हैं। कोई सदका खैरात करते वक्त, हमने कोई चैरिटी का काम किया, सदका खैरात किया, एक अच्छी फीलिंग है, अच्छे इमोशंस हैं उस वक्त। और बारिश के वक्त भी दुआ कबूल होती है। अब बारिश के वक्त मुझे बताएं, इसका क्या मंत्र है? बारिश के वक्त दुआ क्यों कबूल होती है? ये हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि बारिश के वक्त भी दुआ कबूल होती है। अब मैं साइंस में इसको लेकर आ रहा हूँ। बारिश के वक्त भी नहीं, हमारा मूड खुशगवार हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बड़ा खूबसूरत रोमांटिक मौसम हो गया। बारिश के वक्त भी हमारा जहन कूल डाउन हो जाता है, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल हो जाती है। अमेजिंग। कुदरती तौर पर हासिल होती है। हम जैसे भी हों, मूड हमारा जैसे भी डिस्टर्ब हो, बारिश होती है, बादल आते हैं, हमारा मूड कितना खुशगवार हो जाता है, हम एक बड़ी अपनी यादों में खो जाते हैं, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल होती है। उम्मीद है कि आपको आपके तमाम सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। अगर आपका मजीद कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।